Hello everyone, I am Samay Singh Meena, and in this video we will discuss about the process of document verification of assistant engineer. तो मतलब मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 24 जून को 9 बजे हो गया था, मतलब 9 बजे वाले सेशन में हो गया था। तो उसके बारे में बताऊंगा कि क्या था, कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कुछ कुछ टेंशन हो रहा है, कुछ डाउट है। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर जो डाउट्स मैंने देखे हैं ग्रुप पे और बाकी जगह पे, जो बेसिक डाउट है वो मैं एक बार यहाँ पे एड्रेस करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहे तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, लेकिन वीडियो पहले अच्छे से देख ले कि जिससे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद ही डाले। अगर मैंने इसमें कुछ बता रखा है और वही नीचे डाल रहे तो उसका मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, वो आपको फिर देख लेना है वीडियो। ठीक है, अच्छे से। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारा जो फॉर्म आए थे ना, 19 को एक डेफ फॉर्म आया था। ठीक है, एक काउंसलिंग लेटर आया था। उस काउंसलिंग लेटर के साथ में 4 पेज थे। उन 4 पेज में से एक तो इंस्ट्रक्शन का था और एक काउंसलिंग लेटर का, उनको हटा लो। वो अपनी वो वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ते। उसके अलावा जो 2 पेज रहते हैं जिसमें प्रपत्र टू होता है। ठीक है, प्रपत्र टू जो होता है वो सबसे टॉप पे लगता है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि देखो, कुछ नहीं है, जितना बाहर तुम टेंशन ले रहे हो सब लोग, उतना है अंदर कुछ नहीं है। अंदर बहुत इजीली हो रहा है प्रोसेस। बाहर तो जिनके सारे डॉक्यूमेंट सही भी है ना, वो भी टेंशन लेके बैठे हैं, यार कैसे होगा, क्या होगा। तो वो जो है, उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ले लो, क्योंकि वो फीलिंग है, वो तो लेनी है। डर तो लगता है, तो सबको लगता है। मुझे भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरी काफ़ी पहले हो चुके हैं दो, तो इसलिए ज़्यादा नहीं लग रहा था, पर था। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। मेरा था 9 बजे, मैं गया। ठीक है, मैं अपना प्रोसेस बताता हूँ, उसके उसके थ्रू ही मैं इसको भी बता दूंगा कि इसमें क्या क्या भरना था, क्या क्या। ठीक है, वो पूरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैं गया, मैं पहुँच गया 9 बजे। ठीक है, वहाँ पे 9 बजे जाके बैठ गए। उसके बाद 9 बजे से वो RS के स्टूडेंट जो है उनका भी चल रहा है वहाँ पे इंटरव्यू। तो वो कैंडिडेट्स भी थे। तो उसके बाद हमारा जो एंट्री हुआ वो 9:40 के अराउंड शुरू हुआ। ठीक है, 9:40 से हम लोगों को एंट्री शुरू किया। तो उसमें जो सबसे पहले क्या होता है कि एंट्री में जैसे ही गार्ड होता है, वो गार्ड एक काउंसलिंग लेटर जो होता है अपना, उसमें वो आके पहले सबसे पहले आके बोलता है कि काउंटर 1 2 3, उसके जो शुरू के सीरियल नंबर जो है 1 2 3 4 के जो सीरियल नंबर शुरू वाले हैं वो आ जाओ एक बार, 1 से लेके 5 तक। वो आपके काउंसलिंग लेटर पे लिखा हुआ है, काउंटर नंबर सीरियल नंबर से 1 से 5 वाला जो लॉट है वो सबसे पहले जाता है। ठीक है, जब वो लोग बाहर आते हैं तो दूसरा लॉट जाता है बाद में, उनका पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद में। ठीक है, तो उस लॉट को वो लोग बुला लेते हैं। 1 से 5 एक काउंटर, 1 से 5 2 काउंटर, 1 से 5 सीरियल नंबर। वो लोग वहाँ पे काउंटर, तो ठीक है, ये हो गया, गार्ड ने चेक कर करके भेज दिया आगे। फिर उसके आगे एक टेबल पे 2 लोग बैठे होते हैं। वो हमसे मांगते हैं अपनी RT-PCR की रिपोर्ट। RT-PCR की रिपोर्ट में वो दो चीज़ चेक करते हैं, एक डेट पे अंडरलाइन करते हैं, एक नेगेटिव नेगेटिव देखते हैं। और उस पे अपना एक्चुअली उस पे पहले ही ना, जैसे आप एंट्री करो या मतलब पहले ही उस पे एक काम करना, जो RT-PCR की जो रिपोर्ट है अपनी, उस पे रोल नंबर और अपना सिग्नेचर कर लेना। ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी जहाँ भी खाली जगह दिखे वहाँ अपना डाल दो रोल नंबर और सिग्नेचर। ठीक है, तो वो सबमिशन कर दो वहाँ पे जाके, क्योंकि अब पहले ही करके ले जाओगे तो वहाँ पे क्या, वो लोग बोलते हैं कि रोल नंबर पे और वो सिग्नेचर डाल लो, फिर वहाँ पे हम लोग कोई जगह ढूंढते हैं और वो करते हैं सिग्नेचर। इससे अच्छा सब लोग पहले ही कर सकते हैं। ठीक है, वो हो गया RT-PCR का। तो वो जाके वो टेबल पे रख दी, 2 लोग बैठे हैं। फिर वो लोग बोलते हैं अपने काउंटर के हिसाब से चले जाओ। काउंटर 1 पे है तो वहाँ पे 5 चेयर लगी होती है, मतलब हमारे लिए। बाकी उन लोगों के लिए जो टेबल पे होता है अरेंजमेंट, वो मैं बताता हूँ। तो जो काउंटर है उस पे 5 चेयर आगे लगी होगी, तो 5 लोग जाके बैठ जाएंगे सीरियल नंबर वाइज, 1 2 3 4 5। तो वो लोग क्या करते हैं उसमें, फिर मेरा जैसे काउंटर नंबर 3 था, मेरा नंबर 2 था, सीरियल नंबर 2 में मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। उसके बाद आगे वाली चेयर पे, क्योंकि 1 2 का होता है, फिर 3 4 5। तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, कि अब वो इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं कि सबसे पहले तो अपना जो, वो मैंने उसका फ़ोटो नहीं लगाया, वो प्लीज़ आप देख लेना। जो पोस्टल ऑर्डर है 50 रुपये वाला, वो पोस्टल ऑर्डर का साइड का कॉर्नर जो होता है एक फाड़ने का, वो तो फाड़ के अपने पास रख लो, उनकी उनको ज़रूरत नहीं है। पीछे ना रोल नंबर और काउंटर नंबर सीरियल नंबर जो है अपना, वो लिख देना है। जो काउंसलिंग लेटर में लिखा हो ना, वही उनके पीछे लिख देना है, साइड में खाली जगह होती है वहाँ पे लिख देना। ठीक है, उसके बाद उनके इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो जाके इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर आप पहले करके ले जाओगे तो ठीक है,
उसका बेनिफिट क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, है ना? कि आप लिखो उस पे, ठीक है, अपना लिख लिया, उसके बाद वो बोलेंगे कि सबसे पहले ये वाला जो प्रपत्र 2 है, प्रपत्र 2 पे ऊपर एक फ़ोटो चिपका लो। तो अपने साथ फ़ोटो ले जाओ, यहाँ पे चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, तुम वहीं पे चिपका लेना, ये ठीक ही रहेगा, वहाँ पे चिपका लेना। अब किसी के दिमाग में आया कि ये फ़ोटो कहाँ चिपकाना, तो ये फ़ोटो जो मैंने बॉक्स बनाया ना, वो उस पे चिपकाना है। अब हो सकता है इस सहायक अभियंता छुपाना है कि नहीं छुपाना, वो छुप जाएगा तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो वहाँ पे वैसे चिपका देना उसको, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, प्रपत्र 2 जो होता है वो उनके लिए होता है, कि वो लोग कार्यालय के लिए होता है। तो इस पे हमने फ़ोटो चिपका दिया, उसके बाद इसी ऑर्डर में रखना है, प्रपत्र 2 सबसे पहले रहेगा, वो लगा रहेगा, फिर उसके बाद ये आता है प्रपत्र 1, ठीक है, जिसको हमको भरना है। प्रपत्र 1 में क्या है कि अपना डॉक्यूमेंटेशन जो किया है हमने, पीछे डॉक्यूमेंट जो लगाए हैं, उनका एक तरह से टेबल बनाना है, कि मतलब कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं, तो इसमें ऐसे भर देना है, जैसे मैंने भर रखा है प्रपत्र 1 में, सेकेंडरी मार्कशीट ऑल सब्जेक्ट्स 2009, जी, क्योंकि मैंने ऐसे ही भरा था और मेरा सही हो गया, तो आप लोगों का भी सही होगा, कोई वो चिक-चिक नहीं करेंगे, ठीक है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बेसिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिख दो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 2009 2009, 2011 2011, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग 2015, सिविल इंजीनियरिंग, किसी ने एम टेक किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का एम टेक करके ऐसे लिख दो अपना, ठीक है, और उसका पासिंग ईयर लिख दो, उसमें लिख दो ये संलग्न किया है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, और संलग्न की पृष्ठ संख्या, तो जो सबसे पहले मार्कशीट लगाएंगे 10वीं की, उसके बाद सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसके बाद 10th 12th की मार्कशीट लगाएंगे, तो उस पर क्या करना है कि 10th की मार्कशीट पे लिख देना 1, ऊपर गोला बना के कॉर्नर में छोटा सा गोला 1 2, ठीक है, सर्टिफिकेट पे 2, सेकेंडरी मार्कशीट पे 3, सेकेंडरी मार्कशीट 3 मतलब सर्टिफिकेट भी उसी में होता है, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की एक मार्कशीट पे लिख दो, ठीक है। ऑल सेमेस्टर मार्कशीट पे 4 लिखने की जरूरत नहीं है, जो अपना एक कंबाइन मार्कशीट होता है ना, वो दे दो, और उसके बैकअप में जो मार्कशीट लगे थे उनका क्रमांक वही मान के चलो, एक मैंने तो उसको मार्क कर दिया था मेन मार्कशीट को 4, बाकी सबका मतलब वो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया संलग्न पेज पे, लेकिन ये भर के ले जाना, ठीक है। अ, इसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री पे 5 लिख दिया। अब जैसे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो उन सब कॉलम में नहीं नहीं करके ले जाना है, ठीक है, नहीं तो वो फिर वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे भरो, थोड़ा उनका टाइम लगता है और आपका भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद क्या करना है कि आप अपना एक बार देख लो कि तो आवेदन पत्र भरा है, उसमें साइन कर दिए ना सब जगह, तो खुद का एक चेक पॉइंट हो गया, एक तरह से खुद की चेक लिस्ट हो गई कि तो एक बार चेक करके हाँ मैंने भर दिया है, ठीक है। उसके बाद आवेदन के मतलब आवेदक न्यायालय के आदेश के बाद सम्मिलित हुआ है, अगर हुए हो तो हाँ, नहीं हुए तो नहीं। विवाह संबंधित शपथ पत्र, अभी देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर जैसे किसी का विवाह नहीं हुआ तो नहीं, ठीक है। राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत नियुक्ति आदेश प्रस्तुत किया है, किसी ने नहीं किया तो नहीं, मैंने नहीं किया तो वो नहीं है। दिनांक संतान संबंधित नहीं, ठीक है। आवेदक आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या का अंकन कर विस्तृत आवेदन पत्र पर सूची एवं सब अंकित की गई है, हाँ, यहाँ पे हाँ करके फिर अपना साइन और उसके नीचे डेट। तो अब समझ में आया, प्रपत्र 2 सबसे टॉप पे, फिर उसके नीचे ये लगाना है प्रपत्र 1, उसके नीचे फिर डैब भरना शुरू करना है, ठीक है। अब डैब कैसे भरना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन सा क्या क्या भरना है। डैप में पहले यहाँ पे फोटो लगाना है, उस फोटो में क्रॉस सिग्नेचर कर दो। क्रॉस सिग्नेचर ऐसा करो कि थोड़ा सिग्नेचर फोटो पे रह जाए, थोड़ा सा सिग्नेचर बाहर निकल जाए। हाँ, लेकिन अभी प्रॉब्लम, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही था कि A4 पे निकालना है कि लीगल पे निकालना है। तो ये A4 लीगल की जो लड़ाई है वो कुछ नहीं है, ठीक है, किसी पे भी निकाल लो। मैंने सारे लीगल पे निकाल लिए थे, क्योंकि A4 का 1 रुपये में एक पेज निकलता है, और लीगल का 1.5 रुपये में निकलता है। तो मैंने 1.5 रुपये में वो निकाले, क्योंकि लीगल में क्या थोड़ा बड़ा आता है, लेंथ बड़ा हो जाता है, तो थोड़ी स्पेस भी काफ़ी मिल जाती है, मतलब उसको सेट करने में ना, नीचे थोड़ा स्पेस एक्सपांड होके मतलब सही आ जाता है, उसमें प्रिंट ना सही लगता है देख। लेकिन आपको अगर A4 पे भी चल रहे हैं, जो कई लोगों ने A4 में भी दिया है, ठीक है, उनका भी मान लिया है, ऐसा कोई वो नहीं है। अब ये नहीं कि कौन सा A4 में निकाल, सब A4 में निकाल लोगे तो भी ठीक है, सब A3 में निकाल लोगे तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, सबका चल रहा है। उसमें इसमें क्या भरना है, ठीक है, तो भरना ये है कि आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो। अब नवीनतम फोटो का क्या वो है, वो कुछ नहीं,
अपना जो भी नया फ़ोटो है वो लगा दो, उसके ऊपर सिग्नेचर क्रॉस सिग्नेचर कर दो, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर जो भी है, आवेदन क्रमांक, संख्या, सब ये उसमें आपके दिया हुआ है, ठीक है। जो काउंसलिंग फॉर्म है उसमें दोनों चीज़ें दी है। पोस्टल ऑर्डर के नीचे दिया होता है, उसका नंबर AG67 करके कुछ दिया होगा, वो भर दो वहाँ पे। विज्ञापन संख्या 07 डैश परीक्षा डैश स्लैश 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 करके, या फिर किसी को 07 लिख के भी चल रहा है तो वो जा रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। विज्ञापन संख्या लेकिन पूरा लिख दोगे तो अभी कुछ नहीं यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद पद का नाम, यहाँ मैंने ऐसे डमी के लिए किया है सिर्फ, है ना। इसमें सही से साफ भरना है, इसे काटा छाटी नहीं करनी। सहायक अभियंता, विभाग, हाँ ये विभाग वाला लिख के ले जाना, सारे विभाग लिख देना आप। PWD, PhD, पंचायती राज, WRD, ठीक है। तो ये सारे विभाग उसमें लिख देना है ऐसे सॉफ्ट, कैसे भी लिख दो, ज़्यादा डर डर के नहीं कि यार क्या लिखूँ, PWD कोई छूट तो नहीं गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छूट गया तो वहाँ पे लिख देना, वो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बट इसमें लिख देना, ये वाला कॉलम भर देना, ज़्यादातर लोग खाली ले जाते हैं, मैं भी खाली लेके गया, वो वहाँ पे लिखने के लिए बोले थे फिर। उसके बाद ये आरक्षण वर्ग किसी का है तो वहाँ पे हाँ लगा दो, बाकी सबको क्रॉस कर दो। उसके बाद ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मूल निवास कहाँ पे है, क्या है, ठीक है। राजस्थान दौसा सिख रहा है ऐसे करके। जो अपने महिला है विवाहित, ठीक है हाँ लगा दो, बाकी ये जो अपना है क्रॉस कर दो। सेवारत कर्मचारी जिसको जो है वो टिक कर दो, बाकी को क्रॉस कर दो, क्योंकि नहीं तो वो वहाँ पे क्रॉस करवाने में टाइम लगा देते हैं। तो जो आपका नहीं है उसको क्रॉस कर दो, ठीक है, बिना डरे क्रॉस कर दो। वो तो बड़े गंदी तरीके से ट्रेट ट्रीट करते हैं, हम लोग तो इसको इतना प्यार से संभाल के रखते हैं, वो लोग ऊपर ही उसमें पेन वैन चलाना शुरू कर देते हैं, जो शुरू में LDC जो आते हैं ना, वो वहाँ पे पेन वैन चलाने, हम तो ऐसे क्रॉस भी करते तो बड़ा सोच समझ के धीरे से स्लाइड, क्रॉस ज़्यादा बड़ा छोटा ऐसे, लेकिन वो तो इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो, बस कर दो क्रॉस, क्योंकि जो कोई भर नहीं दे उसमें कुछ बाद में ना, इसलिए। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में लिख दो, फिर इंग्लिश में लिख दो। पिता का नाम, यहाँ पे किसी का मन करे तो पिता का नाम हिंदी में लिख दो, माता का नाम हिंदी में लिख दो, या फिर इंग्लिश में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना नीचे वाला, लेकिन जो ऊपर लिखा हो ना हिंदी और इंग्लिश में अपना नाम। देखो चेक यहीं पे होता है, मैं जब बैठा हुआ था तो फाइनल जो ऑफिसर चेक करता है, उसको एक ऑफिसर बता के गया, एक नया ऑफिसर आया वहाँ पे, तो पहले वाला ऑफिसर बता के गया कि क्या क्या चेक करना है। तो वो मेरे सामने ये बोला कि नाम अच्छे से चेक करना, 10th की मार्कशीट से मम्मी पापा के नाम चेक करना अच्छे से, ओके। और उन्होंने बोला कि कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका अच्छे से चेक करना, कुछ कुछ चीज़ें, और सिग्नेचर चेक कर लेना, बाकी वो कुछ नहीं बोल के गए। और मार्कशीट जो है उससे परसेंटेज एक बार देख लेना, ऐसे बोल के गए, बाकी कुछ ज़्यादा चेक नहीं करना, वो ऐसे बोल के उनको चले गए वहाँ पे। उसके बाद यहाँ नागरिकता ये सब ठीक है, वैवाहिक स्थिति, विवाह विवरण, अब जिसका नहीं हुआ वो नॉट एप्लीकेबल लिख देना यहाँ पे, ठीक है। ये लिख के ले जाना नॉट एप्लीकेबल, मैं नहीं लिख के गया था, उसने वहाँ पे लिखवाया था। उसके बाद इसको काट दो, ऐसे लाइन ही खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। ये वाली है ना, पुत्र पुत्री ये सब में लाइन खींच दो, अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो फिर वो अपना भर के उसके हिसाब से देखो, उसमें जो क्लोज है बाकी पढ़ के अपने सही से भर दो, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ जिनकी शादी नहीं हुई वो ऐसे भर दो काट पीट के ना। पत्र व्यवहार, स्थायी निवास, जो भी अपना अपना है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे भर दो, प्राप्तांक, कुल अंक, ये तो सब समझ में आ ही रहा होगा। कोर्स की अवधि 1 साल, 1 साल, 4 साल, ठीक है। इनके आगे किसी को एक 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 4 लिख दोगे तो भी चलेगा, अगर कोई ज़्यादा ही स्पष्ट करना चाहता है तो वर्ष 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 भी लिख दो, इतनी जगह रहती है उसमें। यहाँ पे BTech लिख देना, मैंने नहीं लिखा इस जगह पे, स्नातक यहाँ पे BSc, इसके नीचे ही खाली जगह है ना थोड़ी सी, उसमें BTech लिख देना, ठीक है। और उसमें अपनी परसेंटेज जो है, कई लोगों के अगर ग्रेड जैसे 7.56 ग्रेड है, हमारा जो ग्रेड सिस्टम है उसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे ही कई की क्या IIT में अलग होता है, तो उसके हिसाब से देखो परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख लो, या परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे वो प्रतिशत लिखा होता है, सबका है वो फॉर्मूला। और RTU में तो परसेंटेज में आता ही है वो, ठीक है। प्राप्तांक पूर्णांक, मेरे को पूछा कि यहाँ पे प्राप्तांक पूर्णांक नहीं है, तो मैं बोला सर उसमें होता नहीं है, हमारे वहाँ पे ग्रेड सिस्टम में प्राप्तांक पूर्णांक क्या होगा, उसमें पहले ग्रेड को डिफाइन करो कि DD आया हर सेमेस्टर, तो वो मल्टीप्लाई करना मतलब है वो लंबा प्रोसीजर, तो इसलिए मैं बोला ठीक है, वो लिखने की कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो वो मान लिए ठीक है उस बात को। तो उसके बाद इंटर्नशिप, ये वो इंटर्नशिप नहीं है जो हम करते हैं जनरली, वो तो मैंने भी की है समर इंटर्नशिप, लेकिन उसका नहीं है, ये इंटर्नशिप है कि कोई किसी ने जैसे PSU या कैसी
दो तीन एक डेढ़ साल का जो इंटर्नशिप होता है अप्रेंटिस के बेसिस पे, वो सब किया। तो नहीं किया तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। रजिस्ट्रेशन विवरण नॉट एप्लीकेबल, संस्था का नाम, ये सब काट दो। ऐसे लाइन खींच दोगे तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। या क्रॉस कर दो, दो तरीके हैं, क्रॉस भी कर दो, लाइन काट दो। ऐसे जो जो जगह आपको नहीं, आपके लिए सुटेबल नहीं है, उनको काट दो बस, है ना। जैसे उसके बाद आपका अगर कहीं काम का अनुभव है तो वहाँ पे अपना इंजीनियर प्लानिंग मेरा था, तो मैंने वो सब सब डिटेल भर दी थी कि कब पदभार किया, संलग्न संख्या इसका। अगर जिसका जॉब है, ठीक है, जो करेंटली वर्किंग है, वो अपना जो भर रहे हैं, उनको तो एनओसी ले जाना है, जाते ही मांगते हैं फिर वो कि एनओसी दे दो। जैसे मेरा देखा तो मेरे को बोले एनओसी दे दो, मैंने मेरा जॉब तो मैंने 2018 में ही छोड़ दिया, उसका काहे का एनओसी, और वो भी प्राइवेट था। तो फिर उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके उन्होंने हाँ बोले ठीक है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन जो जॉब वाले हैं उनसे वो लोग एनओसी मांग रहे हैं, तो अपना एनओसी साथ में लेके जाएं, वही है, ठीक है। उसके बाद आपका अगर देखो ये जैसे आपने अगर छूट मांगी है आईयू में, तो वो उसका आप कुछ लिखोगे अपना पत्र, प्रमाण पत्र कुछ दोगे, उसका संलग्न संख्या। आप अपना कुछ बताना चाहते हो कि मैं बहुत ही होनहार बच्चा था, सबसे ज़्यादा स्कूल में जाता था, ऐसा कुछ दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे डाल दो वो सब, कि मैंने ये अच्छा खेला, उधर ड्रामा सेकी रहा, वो सब कॉलेज का ये सब कुछ किया, वो सब यहाँ पे भर दो। ठीक है, मैंने अपना भर दिया है कि मैंने भाई, मैं एक विनिंग टीम का, बेस्ट प्रेजेंटेशन वाली विनिंग टीम का एक मेंबर था, वैसा भर के वो अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके साथ। नहीं तो ऐसे ही नहीं कि मैं तबला वादक हूँ, सर्टिफिकेट नहीं है और भर दिया, तो वो नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी है, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई अगर आपने पुस्तक लिखी है तो, या कुछ भी लिखा है, डाल दो। ये तो सब समझ में आ रहे हैं, इनको क्या ही बताना, भर सकते हैं, लेकिन कुछ खाली मत ऐसे, मतलब ये जो है, हाँ, इन पे अगर नॉट एप्लीकेबल भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, वो नहीं नहीं कर देना, हाँ, नहीं, ठीक है, इसमें नहीं भर देना, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ना कि वहाँ पे मेरे लिए सही नहीं है, जैसे ये था, इसमें नहीं कर देना आयु वाले में। यहाँ पे तो आपके पास कुछ न कुछ तो होगा सर्टिफिकेट, वो डाल देना, यहाँ पे नहीं लिख देना। बाकी ये ब्लैक लिस्ट नहीं हुए हो तो सब क्रॉस कर देना। उसके बाद आवेदक के शपथ युक्त घोषणा, इसमें ये करता हूँ करती हूँ, काटना है तो काट देना, नहीं तो ऐसा कोई है नहीं जो लागू ना हो काटते हैं, ऐसे लिखा है, लेकिन मैंने नहीं काटा फिर भी वो चला गया, लेकिन आप काट देना कि जो जो लिखा ना, करता हूँ करती हूँ, उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये संलग्न सूची जो है, प्रपत्र टू जो था ना, उसके साथ संलग्न सूची जो बनती है वो, तो ये इसी ऑर्डर में लगाने हैं सब, है ना, ठीक है। अभी मैं हमने देखा ना, प्रपत्र टू लगा, फिर प्रपत्र वन लगा, उसके बाद डेफ फॉर्म लग रहा है अभी, ठीक है। अभी डेफ फॉर्म में मैं भरना बता रहा हूँ कैसे भरना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अंक तालिका के ऊपर एक सीरियल नंबर का ठप्पा लगा हुआ है, तीन नंबर है वहाँ पे, रोल नंबर जा है, एक रेफरेंस नंबर है, एक सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर लिख दो, बेस्ट है। उसके बाद उसके नीचे डेट होती है, तो वो डेट डाल दो। प्रमाण पत्र में भी है वही चीज़, ठीक है। 12वीं में भी है वो चीज़, तो डाल दो वो सब चीज़ ना। उसके बाद किसी की अगर मार्कशीट में नहीं है, तो जैसे मेरी मार्कशीट में कोई सीरियल नंबर नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं नंबर नहीं है, बीटेक की अंक तालिका में भी कुछ नहीं है, तो उसका जो मेरा रोल नंबर है मैंने वही लिख दिया, 11111079 ऐसे करके, ठीक है। तो वो रोल नंबर ही लिख दो उसमें, उसमें कोई इशू नहीं है, और उसकी डेट नीचे अपनी लिख दो, ठीक है। तो भी डेट लिखी हुई है इसमें मार्कशीट पे। तो चाहिए क्या क्या, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट उसमें ही अटैच है, उसमें ही रहता है, अंक तालिका बीटेक की, ठीक है, सारे बीटेक की जो है मार्कशीट वो, और जो फाइनल मार्कशीट है वो, सब एक साथ लगा के। और उसके बाद डिग्री, उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या बी एम टेक की है तो उसके हिसाब से देख लो क्या है आपके पास, एम अनुभव है तो उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र लगा दो, मूल निवास प्रमाण पत्र लगा दो, चरित्र प्रमाण पत्र लगा दो, उनकी संख्या दे दो आगे, 9। उसके बाद और आगे यहाँ पे, और जो आप, एक था ना उसमें कि आपके पास क्या योग्यता है अलग से, तो उसमें आप जो भर रहे हो उसका जो सर्टिफिकेट आएगा वो नीचे आ जाएगा, उसको लिख के उसका भी संलग्न, और उनके ऊपर गोला लगा के ऐसे लिख देना नंबर ना, नंबरिंग कर देना। वैसे वो उतना पूछ नहीं रहे कई कई लोग, बट फिर भी करके ले जाना, मैं करके लेके गया था तो ठीक, आसानी से निकल गया वहाँ से ना। कार्यालय टिप्पणी करेगा इस पे, आप अपना कुछ नहीं है आगे। यहाँ पे ये अभ्यर्थी की संक्षिप्त
चेक लिस्ट है इसमें, सर्व था, अनुरूप, ये पढ़ लेना बस यार, इसमें पढ़ने से समझ में आ रहा है। जो जो मैंने टिक किया है वो तो सही किए हैं ये सब, ये तो सबके ही लागू होंगे ज़्यादातर लोगों के, लेकिन फिर भी पढ़ पढ़ के टिक कर लेना ना। उसके बाद एक फिर इसमें आ जाता है कि अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है। तो वो उसमें लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म से देख लो, या 1 जनवरी 2019 से वो कैलकुलेट करके देख लो कितना है। 1 जनवरी, क्योंकि वो विज्ञापन में नीचे विज्ञापन की डेट, मतलब वो विज्ञापन की डेट नहीं कि जिस दिन विज्ञापन आया उसकी डेट उठा के डाल के चेक करके वहां से लिख रहे हो, नहीं, ये ध्यान देने की बात है। ये उसमें लिखा हुआ है विज्ञप्ति में कि 1/1/2019। और ये अपना फॉर्म खोल के देखोगे तो फॉर्म में जो डेट लिखी हुई है ना, अपना मतलब एज जो लिखी हुई है फॉर्म में, वो एज यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, विज्ञापन की डेट नहीं है, ये विज्ञापन के अंदर एक डेट लिखी है कि किस डेट पे हम कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पे 1 जनवरी 2019 से कैलकुलेट कर रहा है, उस पे आपकी एज क्या थी, ठीक है। ओके, तो ये है। और वो एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखी है, वो सॉफ्टवेयर ने ऐसे ही उठाया जब हमने फॉर्म भरा था, तो वहाँ से सीधा भी छाप सकते हो या फिर एज कैलकुलेटर पे जाके अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, एज वाला जो है वो सबसे पहले आपका जो प्रपत्र टू होता है ना, उस पे जो पहला आदमी बैठता है वो चेक करने, वो सबसे पहले आपकी एज कैलकुलेट करके लिख देता है वहाँ पे, जिससे वो एज वाला टिक मार सके सही से कि हाँ ये सही है, इसकी एज सही है। उसके बाद न्यूनतम 21 वर्ष है और 40 वर्ष है। अगर वर्ष नहीं आ रहा लिखने में तो कोई नहीं, 21 40 लिख दो, अगर आ रहा है तो वर्ष लिख दो। क्रम संख्या नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल, किसी ने छूट लिया है तो वो उसका टिक कर करा के वहाँ से लिख दो क्रम संख्या, है ना। उसके बाद अपना साइन कर देना है नीचे, फिर कार्यालय टिप्पणी करेगा, कुछ करना है तो ठीक है, यहाँ पे साइन है, साइन कर देना, क्योंकि वो चेक करते हैं, अगर किसी का नहीं होता तो फिर बोलते हैं, उसमें टाइम लगता है। उसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म में वही फोटो लगाना है, क्रॉस साइन करना है, क्रॉस साइन मतलब थोड़ा अपना फोटो पे, बाकी थोड़ा पेज पे। उसके बाद अपना नाम लिख लेना है, सरनेम लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है, मैरिड तो कुछ है नहीं, उसको ब्लैंक छोड़ दो, एड्रेस लिख दो अपना, होम एड्रेस लिख दो। उसके बाद ये वाला थोड़ा समझने में कि 5 साल, पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ रहे हो। अब वो ऑनेस्टली लिख देना जहाँ रहे हो, कई लोग डर डर के बैठे हैं कि यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो होगा ये होगा, देख लेना यार, ऑनेस्टली लिखोगे तो कम से कम डिफेंड तो कर पाओगे। जहाँ पे भी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख लेना, वो कोई बड़ा इशू थोड़ी है, ठीक है। मैंने तो ऑनेस्टली लिख दिया जहाँ पे था वहाँ पे, उसमें कोई वो नहीं है। पिछले 5 साल का जहाँ भी 1 साल से ज़्यादा रहे हो वो लिख दो, 2 3 जगह है ऐसे। टेंटेटिव डेट में लिख दो कि अगस्त से 2016 से जुलाई 2000 यहाँ रहा, वो टेंटेटिव लिख दो, ठीक है। ऐसे कोई घर भी लिखना चाहता है तो लिख दो कि घर रहा था, बस घर पे आएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके चले जाएंगे। और फादर्स डिटेल जो है, कई लोगों ने लिखा है सिर्फ घर का ही लिख के दे दिया कि मैं पिछले 5 साल 2016 से 2021 तक इस एड्रेस पे रहा, तो वो भी लिख के दे सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ होता होगा आगे जाके, इजी हो जाता होगा। जिसको ऑनेस्टली लिखना है वो ऑनेस्टली लिख दो, कुछ नहीं है उसमें, नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम, लिख दो। उसके बाद फादर्स डिटेल तो पापा का नाम लिख दो, पापा का एड्रेस लिख दो, प्रोफेशन लिख दो, नेशनलिटी इंडियन, इंडियन पे टिक मार दो। प्लेस ऑफ बर्थ हस्बैंड और वाइफ किसी का है तो लिख दो प्लेस ऑफ बर्थ, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके अपनी तरह आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ 4/7/94, प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइज, वही पुरानी एज चाहिए उनको बार बार, तो वो वहाँ से उठा के एप्लीकेशन से उठा के डाल दो। एज एट मेट्रिकुलेशन, तो 10वीं के टाइम पे कितना एज था वो डाल दो इसमें, कैलकुलेट कर लो। 10वीं की जो मार्कशीट में जो दे दी हुई है ना नीचे, मई वाली डेट, 6 मई कुछ दिया हुआ है ना, 9 में, जिसने 9 में किया होगा, बाकी ने किया होगा तो वो डेट लिखी हुई है, उस डेट से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। मार्कशीट में या उसमें सर्टिफिकेट में दिया है नीचे, ठीक है, उससे कैलकुलेट कर लो अपनी बर्थ डेट से कि कितना डिफरेंस आ रहा है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, ये सब यहाँ पे लिख लो। अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट है और उसमें जो भी है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके सर्टिफिकेट में जो लिखा वो लिखना, ठीक है। तो सर्टिफिकेट वाला लिखना, तो यहाँ पे यस करके ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग द प्लेस ऑफ एजुकेशन, तो अपना एड्रेस लिखना स्कूल का। फिर जैसे अपना जनरली जुलाई से जुलाई सेशन होता है, तो जुलाई से जुलाई सेशन में लिख दो, जुलाई 2007 से 2009 तक मैं इस स्कूल में रहा, 9th 10th मैंने इससे पास की,
दूसरी स्कूल मेरा अगस्त 2009 से एडमिशन लिया और मई 2011 तक रहा, 11वीं और 12वीं यहाँ से पास की। वैसे ही फिर जुलाई में चला गया कॉलेज में, मई में कॉलेज से, मई में कैसे पता चला, डिग्री में लिखा है मई, ठीक है, तो टेंटेटिव लिख दिया कि मई फिक्स कर दिया, ये सब थोड़ा बहुत जो है वो पता चल गया, ठीक है, वो लिख दिया, वहाँ से बीटेक कर ली। यहाँ पे एड्रेस लिख देना अपनी कॉलेज का। इसके बाद अगर कहीं काम किया है तो वहाँ का अपना डेजिग्नेशन लिख दो, कितने से कितने टाइम तक मैं काम किया है, अपनी जो कंपनी की जो कोई ऑफिस है, जिस ऑफिस से आप डायरेक्ट रिलेट थे, या कोई भी ऑफिस वहाँ से लिख दो, उसका एड्रेस लिख दो। कोर्ट में नहीं गए तो नो लिख दो। तो अपने किसी जान पहचान वाले जिगरी दोस्तों का नाम लिख दो, मतलब रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स का, ठीक है। दोस्तों का नहीं, थोड़े लिखना रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स का, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ा काम आता है ना। तो उनके नाम लिख दो, और उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन करके डेट डाल के सिग्नेचर कर देना, ठीक है। उसके बाद ये अटेस्टेड करवा लिया, रबर सील डाल के उनका जो हुआ है वो सब लिख दिया, ठीक है। ये था पूरा प्रोसेस, तो ऐसे लगाना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे। देखो मैं बताता हूँ वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जाओगे, अब मैंने वहाँ तक बता दिया ना, कोविड से वो आगे गए, हम सीरियल नंबर पे बैठ गए। मैं सीरियल नंबर 2 था, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट ज़्यादातर मैंने सही से सेट करके लेके गया था, तो उनको दिया तो वो सीरियल नंबर 1 में ही मेरा करने लग गया, शुरू में ही मेरा ही शुरू कर दिया, जबकि 2 में मैं था ना। तो इसलिए वो है कि सही से अगर अपना सेट करके ले जाओगे, जल्दी से निकल के आ जाओगे बाहर, अंदर पकोगे नहीं बैठ के। तो इसलिए अपना अरेंज करके गए। मैंने जाके वो इसी ऑर्डर में जमाना होता है, प्रपत्र टू। सबसे पहले तो वो लोग क्या करते हैं, उसको मांग लेते हैं अपने से, जो 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर ना, वो अपना अपना अलग ही जमा कर लेते हैं, अलग एक एक का सबका ले लिया, रख लिया। उसके बाद इसके ऊपर फोटो लगा लिया, इस ऑर्डर में जमा लिया, प्रपत्र टू, प्रपत्र वन, डैफ फॉर्म। तो प्रपत्र वन, प्रपत्र टू, ये जो है ना, इनकी एक एक कॉपी चाहिए। इनकी मतलब सिर्फ एक कॉपी चाहिए, ये वाली कॉपी। हो गया। इसके पीछे डैफ लगा, एक कॉपी कहाँ तक, अटेस्टेशन फॉर्म तक, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म भी डेफ के साथ ही है, बस वहां तक। उसके बाद सेम कॉपी डेफ की, दो दो कॉपी लगेगी डेफ की। समझ में आ रहा है? पहला प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 का तो एक ही कॉपी है, ठीक है। उसके बाद डेफ का दो कॉपी है, इंक्लूडिंग डेफ मतलब इंक्लूडिंग अटेस्टेशन, अटेस्टेशन दो। समझ में आ रहा है कि डेफ प्लस अटेस्टेशन, डेफ प्लस अटेस्टेशन वो वाला। तो दो कॉपी, उसके पीछे एक कॉपी अपनी सेट की लगा देनी है, जो अपने संलग्न के साथ हुआ ना, वो जैसे 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, 11 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, वो सब लगा देना है, ठीक है। वो लगा के वो एक सूड़ा डाल के उसको बांध के फाइल को आगे भेज देता है। आगे भेजता है तो एक टेबल पे 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए थे मेरी वाली टेबल पे। तो 5 में 3 मेरे को एलडीसी लग रहे थे, या उस टाइप के कुछ लोग लग रहे थे कि जो चेक करने वाले होते हैं ना डॉक्यूमेंट, वो। बाकी कुछ लग रहे थे वो शायद असिस्टेंट इंजीनियर ही थे जो चेक कर रहे थे ना। बाकी दो दो लोग थे वो। अ, और थे भी, मतलब कुछ लोग बता रहे थे, उनके तो जान पहचान के कुछ लोग थे, तो वो बता रहे थे कि असिस्टेंट इंजीनियर भी कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो उसके साथ में वो काम भी कर। तो पहले एक बंदे को दिया एलडीसी, उसने पूरा अच्छे से चेक किया, कुछ भरवाना भी है तो मेरे से उसने भरवा दिया कि ये भर दो, ये भर दो। उन्होंने पूरा चेक करके क्या करते हैं कि जो पहला जो प्रपत्र है ना, ये वाला, वो मोटी मोटी चीजें चेक करते हैं ऊपर से, और वो करके यहाँ पे ये जो पहला नाम है यहाँ पे साइन कर देगा वो, ठीक है, नेम 1 पे। उसके बाद वो दूसरे को देगा, दूसरा चेक कर देगा नेम 2 पे, तीसरे को देगा, तीसरा भी वही सेम चीजें चेक करेगा, ऊपर से लेके नीचे तक वही चीजें चेक करता रहता है, और वो कर देता है नेम 3 पे। उसके बाद नेम 4 पे चेक करते हैं एक सर, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को दो लोग चेक करते हैं। ये जो 3 लोगों ने चेक किया ना, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को देखते भी नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक अलग ही सर है, वो दो सर होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं। 3 लोग अलग को चेक करते हैं, और ये 3 तो अपनी जो कॉपी है डैफ की और ये सब इनको चेक कर। 3 ने साइन कर दिया, उसके बाद चौथे पे डैफ घूम के आएगा, जो हमारा ओरिजिनल चेक कर रहा था, वो उसको चेक करेगा, वो अच्छे से उसको भर देगा, ठीक है। मतलब अच्छे से चेक कर लेगा, उसको ओरिजिनल के साथ मैच कर लेगा। चौथा जो है, पांचवा जो है, उसके बाद वो भी उसको चेक करेगा, और ओरिजिनल के साथ मैच करेगा। ओरिजिनल के साथ अब वो क्या मैच करता है, वो परसेंटेज मैच करता है,
नाम मैच करता है, कैरेक्टर सर्ट मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें वो अच्छे से देखता है, वो ये सब चीज़ें देखता है बस वहाँ पे। ठीक है, मार्कशीट में से चेक करता है कि कितनी परसेंटेज है वो सब, 10th 12th और बीटेक में। और अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका वो चेक करते हैं। ठीक है, इतना चेक करने के बाद वो साइन कर देते हैं, फाइनल सबके साइन हो गए 5 लोगों के। उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप चाहो, बस ये प्रोसेस है। ज़्यादा कोई हेक्टिक प्रोसेस नहीं है, मैं गया मेरा 20 मिनट में होके आ गया, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट बने हुए थे, उन्होंने चेक करके तुरंत साइन करके दे दिया। ज़्यादा लगता है तो 30-40 मिनट लग जाता है। बस कुछ लोग पंचायत करने लग जाते हैं बीच बीच में, वो लोग समोसे खाने लग जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, बाकी उतना कोई है नहीं अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो। बाकी मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि जैसे अगर किसी का जैसे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे एक लड़की थी उसका प्रॉब्लम था कि उसके 10th 12th में मिस नाम था, मिस करके नाम था। ठीक है, और इन इसमें जो नाम है एप्लीकेशन में उसने अपना सिर्फ नाम रखा, तो मिस एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे वहाँ पे 10th 12th में मिस एक्स वाई जेड, मिस एक्स वाई जेड, और यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई जेड। तो वो उन्होंने फिर अपना एफिडेविट बनवा लिया। तो ऐसे किसी का प्रॉब्लम है नाम में, जो प्रॉब्लम है ना, उनका एफिडेविट बनवा लो। एफिडेविट वो 50 रुपये वाले उस पर स्टैम्प पे एफिडेविट बनवा लो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो लिखवा के। ठीक है, तो एफिडेविट बनवा लो। अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है नाम वाम में तो वो तो बनवा लेना है, और भी कुछ परसेंटेज में अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वो उसका भी एफिडेविट बनवा लेना है, पहले ही बनवा के रख लो। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड चेक कर रहे हैं या क्या, उनको सिर्फ देखना है। मेरा तो खुद का एक वो था, इशू था, बट उन्होंने वो इशू को देखा और उनको मतलब कुछ लगा ही नहीं कि ये इशू भी है। ठीक है, मैं चलो आगे बढ़ो, मैं क्या क्यों बताने वाला था। ठीक है, और कोई बड़ा इशू भी नहीं था। 7.56 की जगह 75.60 की जगह 75 लिखा हुआ था उसमें, तो वो उसको देखे नहीं, चलो आगे बढ़ गए फिर, है ना। तो इसी यही है बस, ज़्यादा कुछ है उसमें स्ट्रेस लेना नहीं है, आराम से देखे आओ, और कोई नहीं। ठीक है, कुछ लगे तो पूछना, कमेंट बॉक्स में डालना, मैं जितने रिप्लाई कर पाऊँगा करता हूँ। ठीक है, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। कुछ मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आएगी अभी इंटरव्यू की तो बताता हूँ यार, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि मैं काफ़ी और टेक्निकल वीडियोस डाल सकूँ, काम बहुत रहता है तो। बट फिर भी कोशिश करूँगा कुछ कुछ डालता रहूँगा कंटेंट। ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच।